हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर है और पेपर 1 जो कि 12 जनवरी 2023 का पेपर है। तो इससे पहले हम लोग 12 जनवरी 2023 का सीडीपी और ईवीएस का पेपर देख चुके हैं। तो आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया था, 12 जनवरी को यह पेपर हुआ था, तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग यदि पिछला वाला सेट प्रैक्टिस का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उसे भी जाके देखें, प्लेलिस्ट पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में भी आपका 30 क्वेश्चन में जो है लगभग 15 क्वेश्चन आपका गद्यांश से रहता है और 15 क्वेश्चन जो है आपका सीडीपी बेस्ड रहता है, यानी कि बाल विकास से रहता है 15 क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि गद्यांश है, गांव और शहरों में रहते हुए मनुष्य अपने ग्रह के मूल स्वरूप को प्रायः भुला बैठा है। इसका सही अंदाज़ा तभी लगा सकता है जब वह किसी लंबी समुद्र यात्रा पर निकल जाए। चारों ओर पानी ही पानी, पानी का अनंत विस्तार। तब पहली बार उसके सामने यह तथ्य उजागर होता है कि उसकी दुनिया पानी की दुनिया है। वह एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर पानी का आधिपत्य है। समुद्र ही अपने पानी को साफ करके उसका खारापन दूर करके हमें भेजता है। अगर वह पानी भेजना बंद कर दे, यानी कि समुद्र के बारे में बोला जा रहा है, अगर वह पानी भेजना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वह आज भी हमारा पालन पोषण कर रहा है। कौन? एक समुद्र जो है, मतलब कि पानी को भेजता है और यदि वह बंद कर देगा तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कह रहा कि वह आज भी जो है हमारा पालन पोषण कर रहा है। ऐसा नहीं कि समुद्र मंथन से एक ही बार अमृत निकला था, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक बार समुद्र मंथन से अमृत निकला तो बार बार वह अमृत मतलब कि जो है वही निकलेगा। अमृत हर बार निकलता है और वर्षा के रूप में पूरी धरती पर बरसता है। मतलब कि अमृत जो है हर बार निकलता है, ये नहीं कि जो एक बार जो मंथन हुआ था उसी बार जो अमृत निकला तो उसके बाद नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं है। तो अमृत हर बार निकलता है और वर्षा के रूप पर पूरी धरती पर बरसता है। सूर्य की गर्मी से तपकर समुद्र का पानी भाप बनता है और सूर्य की गर्मी से तपकर समुद्र का पानी क्या होता है? भाप बनता है। उसके बाद है क्या? निराकार भाव ऊपर जाकर साकार बादल में ढल जाता है। इन बादलों को मानसून की हवाएं बहुत दूर दूर की जगह ले जाती है। जब ऊंचे पहाड़ों या जंगलों तक मानसून पहुंचता है तो वहां का ठंडक पाकर ठहर जाता है। पहाड़ और वन मौनों कहते हैं कि कब से तुम्हारी वाट जो रहे, मतलब कि पहाड़ और जंगल क्या बोल रहा है कि मानो कि कब से हम जो है तुम्हारे बाट का क्या है निहार रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं। पानी बनकर तब धरा को तुम, मतलब कि पानी बनकर धरा को तृप्त करो, नव जीवन का संचार करो। तो इस गद्यांश में क्वेश्चन अब यहाँ से आता है कि गद्यांश में डैश को अमृत कहा गया है। तो गद्यांश में जो है अमृत का जो मतलब कि इसमें जो किया गया है बखान, तो अमृत किसके बारे में किया गया है? तो अमृत जो है वर्षा के जल के बारे में कहा गया है कि वह क्या है? अमृत के समान है। जब वह पृथ्वी पर धरती पर बरसता है तो वह एक अमृत के समान होता है। कौन? वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा करते हैं? तो पहाड़ और वन जो है किसकी प्रतीक्षा करते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे कि मौनों की पहाड़ और वन जो है कब से वाट जोह रहे हैं। तो इसी में पूछा जा रहा है कि पहाड़ और वन जो है किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ठंडक हवाओं की, यानी ठंडी हवाओं की, बादल की, सूरज की, समुद्र की। तो इसमें बताना है आपको कि किसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो वह बादलों का जो है कब से प्रतीक्षा करते हैं? तो पहाड़ और वन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा किसकी प्रतीक्षा? तो बादलों की प्रतीक्षा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को
मतलब कि गद्यांश के अनुसार जो है मनुष्य को क्या बताया है, तो वो आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। जल की महत्ता समझनी चाहिए, समुद्र की महत्ता समझनी चाहिए, बादलों को बरसने से रोकना चाहिए, वन और पहाड़ों पर घूमना चाहिए। तो इस गद्यांश में मनुष्य को क्या करना चाहिए, जल की जो है महत्ता ऑप्शन नंबर 1, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इस बात को समझना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य को जल की महत्ता को समझनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंततः डैश ही वर्षा के रूप में बरसता है। तो आपको बताना है कि अंतिम टाइम में, मतलब कि अंततः लास्ट में जो है वर्षा के रूप में जो बरसता है, तो कौन बरसता है, तो वह समुद्र का जल। ऑप्शन नंबर 2 है, जो समुद्र का जल ही अंततः वर्षा के रूप में धरती पर क्या होता है, बरसता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, धरती को डैश ठंडक देती है। तो आपको बताना है कि धरती को जो है ठंडक कौन देती है, हवा देती है, सूर्य की किरण, पहाड़ियाँ, उसके बाद वर्षा। तो इन चारों ऑप्शन में बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो धरती को ठंडक कौन पहुंचाती है, जब वर्षा जो मतलब कि बारिश जब होती है धरती पर, तब उससे क्या होती है, ठंडक पहुंचती है। उसके बाद चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। धरती के अधिकांश भाग में डैश है। तो आपको बताना है कि धरती के जो है अधिकांश भाग में क्या है, पर्वत है, वन है, पानी है, मनुष्य है। तो धरती पे जो है आपका इस तरह से पृथ्वी है, तो इसमें लगभग जो है आपका इस तरह से 4 भाग है। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में लगभग आपका क्या है, पानी ही पानी है। तो इस तरह से अधिकांश भाग में आपका क्या हो जाएगा, पानी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है, ऐसा क्यों कहा गया है। मनुष्य की जो दुनिया है पानी की दुनिया है, ऐसा क्यों कहा गया है। ऑप्शन 1 में है, मनुष्य पानी बहुत पीता है, मनुष्य केवल पानी ही पीता है, शरीर को चलाने के लिए पानी चाहिए, पृथ्वी पर अधिकांश भाग जलमग्न है। तो मनुष्य की दुनिया एक पानी की दुनिया है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर जो है अधिकांश भाग, ज़्यादातर मात्रा में क्या है, जल ही है, पानी ही है। यानी कि पृथ्वी के 3 भाग में जल ही पाया जाता है, इसीलिए जो है अधिकांश भाग पृथ्वी पर जल है। तो इसीलिए मनुष्य का जीवन जो है जल है, इसीलिए कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है। कुछ जो है यहाँ पे व्याकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। तो इन चारों ऑप्शन से आपको पता करना है कि इनमें से जो है कौन जो है भिन्न है। पहला ऑप्शन है समुद्र, उसके बाद है वन, उसके बाद है समुद्री, उसके बाद है पर्वत। तो आप चारों ऑप्शन से आप लोग को 3 नंबर जो ऑप्शन है समुद्री, तो आप लोगों को कुछ अलग लगता होगा। और सारे जो है आपका समुद्र हो गया, वन हो गया, पर्वत हो गया, ये सारे संज्ञा शब्द है, मतलब कि नाम है। बट आपका समुद्री जो है यह एक क्या है, विशेषण है, तो एक तरह से अलग हो गया। तो और तीनों जो है शेष आपका क्या है, संज्ञा है। पर्वत किसी पर्वत का नाम हो गया, वन क्या है, नाम है, समुद्र क्या है, नाम है, ये सारे संज्ञा है। जबकि समुद्री आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से आपका समुद्री विशेषण अलग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निराकार का मूल भाव क्या है। आपको बताना है कि निराकार का मूल भाव, मतलब कि निराकार का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि निराकार है, तो उसका नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे ऑप्शन को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, जिसका कोई आकार ना हो। तो इसके बाद हमको और तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं हो रही है। तो निराकार का मतलब क्या हो गया, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कोई आकार नहीं हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह से कुछ फिर एक मतलब कि 2 गद्यांश आप लोगों को हिंदी में लगभग जो है मिल जाएगा। तो इस गद्यांश को भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, मतलब कि पंखों से रे कहा जाता है, पंखों के समान जो है फैले फैले तारों के, मतलब तार के जो है डाल है, जो उनकी जो पत्तियां है वह कैसे फैला हुआ, पंखों के समान, मतलब पंखा के समान फैला हुआ। लंबी लंबी उंगलियां है चौड़े करतल, और लंबी लंबी उंगलियां जो है चौड़े किए हुए है हथेली के समान, इसके बारे में बताया गया।
तड़तड़ पड़ती धारा धार वारी की उन पर चंचल। और तड़तड़ मतलब कि जल्दी, एक लगातार मतलब कि कॉन्टिन्यूस वेव में जो है पड़ती है धार, मतलब कि जो है पानी की जो है धारा जो है वारी मतलब क्या होता है, एक पानी होता है या नहीं तो आप लोग तरल पदार्थ भी बोल सकते हैं, उस पर पड़ता है। किस पर? वही ताड़ के जो पत्ते होते हैं उस पर तड़तड़ पड़ती है। टप टप झरती मतलब क्या है? टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, मतलब टप टप पानी की बूंदे उस पर पड़ रही है। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, और जो है मतलब कि इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं तो और ताली भी दे रहे हैं। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बिहवल, और झूम झूम कर काफ़ी मतलब कि झूम झूम कर जो होता है सिर जो है हिला रहे हैं। कौन? नीम के जो वृक्ष है वो भी हिला रहे हैं। झरते हर सिंगार बेला कली बढ़ती पल पल, और इस तरह से सारे वृक्ष के बारे में किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं जब उन पर पानी की बूंदें पड़ती है, मतलब बारिश होती है, तो उसके बारे में बताया गया। उसके बाद हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल, और काफ़ी ज़्यादा इंजॉयपूर्ण और हरियाली चारों तरफ जो छाई हुई है उसमें खग मतलब होता है क्या? चिड़िया, कुल मतलब जाति, और चिड़िया की सभी जातियों के चिड़िए क्या होते हैं? मंगल गाते हैं, मतलब गीत गाने लगते हैं खुशी होकर के, बिहवल होके। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन चलिए हम लोग इससे बनाते हैं। ताड़ के पत्तों के फैलाव की तुलना किससे की गई है? अभी हम लोग पढ़े थे कि ताड़ के जो पत्ते हैं यहाँ पे पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, पंखों से रे मतलब पंखों के समान। तो ताड़ों के पत्ते का जो फैलाव जो है इसकी तुलना किससे किया है? पंखों से किया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कविता में वारी से तात्पर्य है। वारी मतलब क्या होता है? वारी मतलब होता है कि एक द्रव पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, या आप लोग बारिश भी बोल सकते हैं। तो कविता में वारी का तात्पर्य हो जाता है आपका जल से हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है? तो आपको बताना है कि कविता में जो है प्रकृति को जो है सुख किससे मिल रहा है? झरनों के टपकने से, तालियों बजाने से, पक्षियों के गाने से, बारिश होने से। तो प्रकृति को जो है प्रकृति को पूरा मतलब कि जो है पृथ्वी को जो है एक तरह से सुख मिल रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है इंजॉय मिल रहा है उनको। तो किससे मिल रहा है? बारिश से मिल रहा है। जब बारिश बरसती है तो किस तरह से ताड़ के वृक्ष के पत्ते जो पंखों के समान फैला के हाथ की हथेली की तरह रहते हैं, नीम के पौधे जो है मतलब कि सिर हिलाने लगते हैं, और पक्षी जो है आपका गीत गाने लगते हैं, मंगल गीत गाने लगते हैं। कब? जब बारिश होती है। तो कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है? तो बारिश से मिल रही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सुख में विह्वल होने से तात्पर्य नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन से आपको बताना है कि इनमें जो है सुख से विह्वल होने का तात्पर्य नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन जो आप लोग देखेंगे इनमें से 3 ऑप्शन आपका सुख से रिलेटेड रहेगा, बट एक जो है आपका सुख से इंजॉय से रिलेटेड नहीं होगा। तो जैसे उल्लसित होना मतलब उल्लासित होना काफ़ी ज़्यादा खुश से रिलेटेड है ये। उसके बाद प्रफुल्लित होना ये भी खुश से रिलेटेड है। उसके बाद विभोर होना, खुश से विभोर होना, ये भी आपका जो है खुश से है। बट आपका जो विषाद युक्त मतलब क्या होता है? इसमें जो दुखी होना होता है। तो इस तरह से निराशा की बात आ रही है, तो एक तरह से अपोजिट है। तो इस तरह से विषाद युक्त जो है इससे तात्पर्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विषाद युक्त होकर या होना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, खग कुल गाते मंगल से क्या तात्पर्य है? तो खग कुल जो है गाते मंगल से क्या तात्पर्य? जब जो पक्षी मतलब कि उस टाइम में क्या होता है, खुश होकर जो पक्षी कुल जो है वो भी गीत गाने लगते थे। तो पक्षी जो है हर्ष के गीत गा रहे हैं, इसी का अर्थ हो गया मतलब कि खग कुल गाते मंगल से तात्पर्य क्या हो गया कि पक्षी जो है हर्ष के गीत गा रहे हैं। उसके बाद चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। तो आप लोग अभी तक यदि एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। समूह से भिन्न शब्द युग्म है। तो इनमें से बताना है कि समूह से कौन सा शब्द जो है भिन्न है। पहला आपका तड़तड़, टप टप, झूम झूम,
चल दल। तो इनमें से जो टप टप क्या होता है, तड़ तड़ क्या होता है, मतलब जिस तरह से यहाँ पे तड़ तड़ पानी की एक जो है ना मतलब कि कंटिन्यूस लगातार हो गया, टप टप हो गया पानी की बूंदे जो पड़ती है झूम झूम कर। और चलदल जो है आपका जो ये और सारे जो है आपका पुनरुक्त शब्द है, मतलब कि पुनरुक्त शब्द हो गया। लेकिन आपका चलदल जो है चल दल ये आपका कुछ अलग हो गया, इसका अर्थ ही हो जाता है पीपल का वृक्ष। क्या हो जाता है, पीपल का वृक्ष हो जाता है। चलदल का अर्थ इस तरह से ये अलग हो जाएगा। और सारे जो है आपका क्या है, और सारे जो है आपका पुनरुक्त शब्द है, जैसे धीरे धीरे होता है, तड़ तड़ है, टप टप है, झूम झूम है, ये सारे आपका जो पुनरुक्त शब्द है। तो इस तरह से आप लोग चलदल को जो है अलग कर सकते, इसका अर्थ ही हो जाता है पीपल का वृक्ष। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से आपका जो है गद्यांश का जो है मतलब कि जो 15 क्वेश्चन होता है वो आप समाप्त हो रहा है। तो अब हम लोग का जो है CDP बेस्ड आप जो बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन आएगा जो कि हिंदी से रिलेटेड रहता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली हिंदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली हिंदी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो है मतलब कि 2 क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वो अलग अलग है, भिन्न है। तो यह किस रूप में जाना जाता है। वे हिंदी की बोलियां हैं, वे विभिन्न भाषाएं हैं, वे हिंदी की एक बोली से संबंध रखती है, वे आने वाले समय में विभिन्न भाषाओं का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो सकता है वे विभिन्न भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वे विभिन्न भाषाएं मतलब कि 2 क्षेत्रों में बोली जा रही है, कहने का मतलब क्या हुआ, 2 अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है भाषा अधिगम के बारे में संबंध नहीं रखता। जैसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, भाषा मुख्यतः अपने उद्देश्यपूर्ण प्रयोगों के माध्यम से विकसित होता है, सही बात है। भाषा उसके बाद अधिगम में बातचीत, लिखना, आकार देना और आगे बढ़ाना शामिल है। इसको छोड़ते और बढ़ते हम लोग आगे। अधिगम भाषा की आकृतियों और नियमों को सीखने के द्वारा होता है, ये बात भी सही है। भाषा अधिगम से रिलेटेड है। भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है और इसके लिए पूर्व अपेक्षित भी है, ये भी बात सही है। बट आपका जो सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है, अधिगम से बातचीत, लिखना, आकार देना और आगे बढ़ाना शामिल है, ये आपका नहीं हो जाएगा। तो नहीं का ऑप्शन नहीं में आपको देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि भारत में जो है शास्त्रीय भाषा की जो मान्यता किन किन भाषा को दिया गया है। तो टोटल जो है 6 भाषा है, इनमें से आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि आपका संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया है। ये 6 भाषा आपका जो है शास्त्रीय भाषा है। और इनमें से कब किनको जोड़ा गया ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि संस्कृत को जो है आपका 2004 में जोड़ा गया है, कब। और उसके बाद तमिल को आपका जो है संस्कृत को 2005 में जोड़ा गया और तमिल को 2004 में जोड़ा गया। सबसे पहले आपका तमिल हो जाएगा 2004 में जोड़ा है और संस्कृत को 2005 में जोड़ा है। उसके बाद आपका जो है तेलुगु हो गया और आपका कन्नड़ हो गया। इन दोनों को जो है 2008 में जोड़ा है, कब, 2008 में जोड़ा है। किनको किनको, तेलुगु को और कन्नड़ को। मलयालम हो गया आपका कब, 2013 में। 2013 में मलयालम को, और उड़िया हो गया आपका 2014 में। इस तरह से आपका संस्कृत को जोड़ा है 2005 में, तमिल को जोड़ा गया 2004 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में जोड़ा गया है, और मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में जोड़ा गया है। इस तरह से भारत का ये सभी शास्त्रीय भाषा टोटल 6 है, आप लोग इसे याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। तो इन सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद हम लोगों को आंसर पता चल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका क्या, शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालयी शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़े जाते हैं।
तो ये भी ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बात है कि शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं, मातृभाषा में विद्यालय में शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और उनमें अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये आपका बहुभाषिकता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार से एक संसाधन है। तो विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार से एक संसाधन है। तो ऑप्शन 1 है, जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, लचीला भाषा शिक्षा नीति को स्वीकृति, कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग, कक्षा में इसे शिक्षण की विधि के रूप में अपनाना। तो इस तरह से आपको ऑप्शन से बताना है कि विद्यालय शिक्षा में जो है बहुभाषावाद किस प्रकार संसाधन है। तो कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में जो है किस तरह का भाषा का प्रयोग करना है, तो विद्यार्थी या शिक्षार्थी जिस भाषा में समझे उसी भाषा में हम लोगों को कक्षा में भाषा का यूज करना है। ये आपका सही हो जाएगा। जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है वह उस भाषा को बोलने व उसके प्रयोग के लिए कुछ समय लेती है। इस अवधि को किस रूप में जाना जा सकता है। जब कोई मतलब कि बालिका है जब नई भाषा सीखती है तो वह बोलने से पहले, उसका प्रयोग करने से पहले कुछ देर वह क्या रहेगी, चुप रहेगी, मतलब कि मौन धारण किया हुआ रहता है। तब उसके बाद समझ के उस चीज़ को सोच के तब उस चीज़ को क्या करते हैं, बोलते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, मौन अवधि। मतलब कुछ देर वह चुप रहते हैं, बंद रहते हैं, मुँह के बंद रखते हैं मुँह को, कुछ देर के बाद प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मौन अवधि, मतलब मौन रहते हैं। क्योंकि वह नए चीज़ सीखते हैं तो जब तक बढ़िया से समझेंगे नहीं तो कैसे बोलेंगे, इसीलिए वह क्या रहते हैं, मौन रहते हैं। उसके बाद है, एक अध्यापक ग पर रेप भ पर रेप से अंत होने वाले शब्दों जैसे विसर्ग, विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है। शब्दों की इन जोड़ों को किस रूप में जाना जा सकता है। तो एक अध्यापक है ग पर रेप और भ पर रेप वाले जो अंत होते हैं इससे उन शब्दों में से जैसे विसर्ग, विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है। शब्दों की इन जोड़ों को किस रूप में जाना जाता है, तुलनात्मक जोड़े, विपरीतार्थक जोड़े यानी कि विपरीतात्मक जोड़े, तुलनीय जोड़े, विषम जोड़े। तो ये जोड़े जो है तुलनात्मक जोड़े, एक दूसरे शब्दों से वह क्या है, कंपैरिजन, मतलब कि कंपैरिजन हो रहा है, एक दूसरों से जो है संबंधित भी है, एक जैसे लग रहे हैं। तो विसर्ग और विदर्भ जो हो जाए तुलनात्मक जोड़े हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गौरव बीजू भाई, मतलब क्या, गौरव बीजू भाई बधेका की छोटी छोटी कहानियाँ पसंद करता है। तो गौरव जो है बीजू भाई बधेका की छोटी छोटी कहानियाँ पसंद करता है और जब भी उसे समय मिलता है वह इन कहानियों को पढ़ता है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है। तो गौरव जो लड़का है वह बीजू भाई बधेका का जो है, गीजू भाई बधेका की छोटी छोटी कहानी को क्या करता है, गीजू भाई की जो छोटी छोटी कहानी है उसको पसंद करता है। जब भी उसको समय मिलता है उस कहानी को पढ़ता है। तो इस पठन को क्या कहेंगे, सरसरी तौर पर पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, विस्तार से पढ़ना या तीव्रता से पढ़ना। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन जो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है विस्तार से पढ़ना जो है, क्योंकि उसको पसंद है तो इसीलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा मतलब व्यापक रूप से जो है ना अच्छी से पढ़ेगा। तो विस्तार से पढ़ना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःक्रियात्मक परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतःक्रियात्मक परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। चयनित विषयों पर समूह परियोजना कार्य, शिक्षार्थियों को विनिमय के अवसर बातचीत प्रदान करना, समूह कार्य जोड़े और कार्य समूची कक्षा को एक साथ कार्य, अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुति लेख का कार्य। और तीनों ऑप्शन जो आप लोग पढ़े तो एक तरह से क्या करता, अंतःक्रिया वाला जो चीज़ है परिकल्पना उसको सपोर्ट कर रहा, प्रोत्साहन कर रहा। लेकिन इसमें जो अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुति जो लेख है ये ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं रखता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, श्रुति लेख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षार्थियों में जो है पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1 है पाठ्य सामग्री को पढ़ते हुए उनमें से निष्कर्ष ढूंढना,
पाठ्य सामग्री को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ना, शब्द और शब्दों के समूह का अर्थ समझना, अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे दोहराना। तो और सारे ऑप्शन देखिए आपका क्या है। पाठ्य सामग्री को पढ़ते हुए उनमें से निष्कर्ष ढूंढना, ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है। पाठ्य सामग्री को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ना, ये भी पॉजिटिव है। शब्दों और शब्द समूह का अर्थ समझना, ये भी सही बात है। लेकिन इसमें देखिए अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे दोहराना, ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है उतना महत्व नहीं रखता है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो कौन सा शिक्षार्थियों के पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है, तो ये उद्देश्य आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आस्था कक्षा 6 में, आस्था जो है कक्षा 6 में एक वाक्य का उदाहरण देकर व्याकरणिक अवधारणाओं मिश्रित वाक्य की पहचान करवा रही है। वो अपने विद्यार्थियों को बहुत से वाक्य देकर अभ्यास करवा रही है और बाद में सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य को बनाने का काम देती है। इस युक्ति को क्या कहा जाता है? तो शिक्षा शास्त्रीय व्याकरण, अध्ययन संलग्नता विमर्श, गहन अभ्यास द्वारा व्याकरण और प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक को एक पैम्पलेट मिला जो नगरपालिका द्वारा मानसून के दौरान रक्षात्मक उपाय अपनाने के बारे में था। उसने अपनी कक्षा में विभिन्न कार्यों द्वारा पठन और शब्दावली सिखाने के लिए इस पैम्पलेट का प्रयोग किया। इस पैम्पलेट को क्या कहा जा सकता है? प्रमाणिक सामग्री, आविष्कृत सामग्री, भाषा अधिगम के लिए कार्य, डिकोडिंग निवेश। तो इनमें से जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसमें जो है भाषा अधिगम के लिए कार्य, ऑप्शन नंबर 3 जो है, तो उसमें जो पैम्पलेट का जो यूज किया जा रहा है तो यह भाषा अधिगम के लिए एक कार्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। उसके बाद और भी 1-2 क्वेश्चन है, इसके बाद आपका जो है लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे है, एक अध्यापक ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों को कहा कि वे समूह बनाकर ऐसे विषय या थीम का चयन करें जिसके अंतर्गत अपने शहर और आसपास के स्थानों से जुड़े आंकड़े एकत्र करें, अपने मित्रों के साथ उन पर चर्चा करें और रिपोर्ट तैयार करें। इस कार्य को क्या कहा जाता है? जब किसी भी मैटर पे, जब किसी भी चीज़ पे जो है थीम पे रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाए तो यह एक परियोजना कार्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे? तो पोर्टफोलियो क्या होता है? तो आप लोग यदि जानते होंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, लगभग जो है साल भर का जो है उसमें रिकॉर्ड होता है। जैसे ऑप्शन 2 है, शिक्षण अधिगम के लिए पूरे वर्ष भर के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी का रिकॉर्ड का संग्रहीकरण होता है। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, प्रत्येक विद्यार्थी का जो साल भर में उन्होंने क्या सीखा, क्या मतलब कि ये सारे चीज़ का जो क्या होता है रिकॉर्ड उसमें जो है संग्रह रहता है, उसमें कलेक्शन रहता है इस तरह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के संदर्भ में सही है? तो सांकेतिक भाषा के संदर्भ में कौन सा मतलब कि संदर्भ में सही बात है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है, सांकेतिक भाषा व्याकरण नहीं होती है। सांकेतिक भाषा हाव भाव का समूह है, पूरे विश्व में एक ही तरह के सांकेतिक भाषा है। तो इसमें जो है सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांकेतिक भाषा क्या है, इसकी एक व्याकरण होती है। तो इस तरह से हम लोग टोटल जो है आज हिंदी के 30 क्वेश्चन को कवर किए। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पिछला वाला वीडियो नहीं देखे तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।